चलें जी, आज अपने पास हेडिंग डालते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी विद रिस्पेक्ट टू P&L। जल्दी से, ट्रांजैक्शन बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी with respect to P&L। यानी यही चीज़ें हमने बैलेंस शीट में देखी हुई हैं। अब इसी चीज़ को मैं किसके पर्सपेक्टिव से दिखाऊंगा? P&L के पर्सपेक्टिव से। थोड़ा सा ट्रिकी होगा तो फोकस होकर देखना है आप लोगों ने। हम इसके मल्टीपल केसेस बनाएंगे आज की क्लास में। आ जाओ जी। विद रिस्पेक्ट टू P&L। अच्छा जी, अब हम अगर यहाँ पे वही एक ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएं और मैं कहूँ कि ग्रुप के अंदर एक चीज़ लेट से 200 रुपये की आती है, तो क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि ग्रुप की जो कॉस्ट है वो 200 है, अल्टीमेट कॉस्ट? चलें, पेरेंट एंटिटी ने या जो भी खरीद के इसको ग्रुप में लाया उसने एक एंट्री बनाई होगी। हाँ भाई, क्या एंट्री बनाई होगी? इन्वेंट्री या स्टॉक डेबिट, कैश क्रेडिट 200 से। अच्छा, फिर इसी कंपनी ने किया ये कि अपनी ये इन्वेंट्री उठा के सब्सिडरी को बेच दी 30% के मार्कअप पे। तो इसका 30% कितना आता है? 260। ऐसा ही है। तो हमने पहले COGS को डेबिट किया होगा और इन्वेंट्री को 200 से, और हमने रिसीवेबल को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट किया होगा 260 से। और हमने ये ऐसे निकाली भाईजान कि 200 इंटू 1.3 जो वो बताता है। अच्छा जी, हमने कहा हम तो बना रहे हैं सर अब बैलेंस शीट या P&L? P&L। तो हमने कहा पेरेंट एंटिटी की सेल्स आ रही है 260, COGS आ रही है 60 का प्रॉफिट रिपोर्ट हो गया। चलें, हमने कहा अगर मैं बात करूं सब्सिडरी की, तो सब्सिडरी ने सेल कितने की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने की, वो अभी एक एक करके देखते हैं। मैंने किया ये कि जब यही चीज उड़ के किसकी किताबों में आई भाई? सब्सिडरी की किताबों में आई। तो सब्सिडरी ने किया ये कि इन्वेंट्री को डेबिट किया और पेबल को अच्छा, अब अगेन वही बात आपको याद होनी चाहिए, यही प्रॉफिट इन्वेंट्री में जाके चिपक गया, याद है? और वो अब तक रियलाइज, यानी मैं उस कमाई को कमाई तब मानूंगा जब वो कमाई ग्रुप से बाहर से हो, यानी वो मेरे चार्ज किए हुए प्रॉफिट को भी बाहर से रिकवर कर ले। तो हम कहेंगे पूरा प्रॉफिट रियलाइज, अब तक अनरियलाइज 100% है। सही है? आगे हमने कहा सर इसके बाद अजम्पशन लेके कि इसने भी इसको उठा के पूरा बेच दिया, COGS डेबिट और स्टॉक क्रेडिट 260। अच्छा, इसने किया कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, और इसका जो पॉलिसी है वो है 1.4, 40% के मार्कअप पे कितना आता है? 36। ये आ गया 364, ये आ गया 260, आप कह रहे हैं 104। ओके,
क्या आप ये मानते हो ये दोनों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना P&L ऐसे बनाया होगा? ये हो चुका होगा बैक एंड पे, वो बता रहा हूँ, क्योंकि पहले दोनों अपनी अकाउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों ने कंसोलिडेशन करनी होती है। चलें, हमने कहा सर हम जरा इसको ग्रुप से बाहर निकालें 364 से, एग्रीड? मैं आपसे पूछूं क्या आपका 100% प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है? कैसे पता? ग्रुप के बाहर 100% बिक चुका है, एग्रीड? ऑनलाइन वालों आप लोगों ने भी बताना है। आप सब इस बात पे एग्रीड हैं कि हमारा 100% प्रॉफिट रियलाइज, चाहे मैं बैलेंस शीट ही क्यों ना बना रहा होता, प्रॉफिट की 1 रुपए की एडजस्टमेंट नहीं आती, क्योंकि पूरा प्रॉफिट रियलाइज। हाँ, बट अलबत्ता अल्लाह की कसम रिसीवेबल और पेएबल की आती। याद करें बैलेंस शीट, आज मैंने आपको कहा था, प्रॉमिस किया था हम लिंक करके चलेंगे, बैलेंस शीट की एक एक एडजस्टमेंट को लिंक करेंगे वापस से। यही सूरत हाल अगर बैलेंस शीट में होती तो रिसीवेबल पेएबल तो होता ना, पर प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट, क्योंकि आपका 60 मिलियन का प्रॉफिट जो उसकी इन्वेंट्री में जाके फिक्स हुआ था वो आगे बिक के रिकवर हो गया, कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं होती, यानी मैं कोई एडजस्टमेंट ग्रुप रिजर्व में नहीं करता। हाँ, बट रिसीवेबल और पेएबल की आती। पहले बताओ ये बात क्लियर है, हाँ या नहीं? चलें जी, ओके, ये बात मुझे समझ आती है। मैंने कहा सर अब इसको थोड़ा सा ना और खुलासा करते हैं। मैंने कहा अब एक काम करें, इन दोनों को प्लस करें, क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने मिला के इतना प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है? कमाया नहीं है, रिकॉर्ड किया है इन दोनों ने मिला के। यानी पेरेंट का अपना प्रॉफिट पिक करूं, सब्सिडरी का अपना प्रॉफिट पिक करूं, दोनों ने मिला के ग्रुप में 164 मिलियन कमाया है, एग्रीड? चलें, पर मैंने ये कहा अगर मैं यही चीज देखूं फ्रॉम ग्रुप पर्सपेक्टिव, अच्छा अगर मैं ग्रुप के पर्सपेक्टिव से देखूंगा मेरी जान, तो मुझे बताओ सेल्स होती 364 जितने पे इस डब्बे से बाहर जा रही है। अच्छा COGS होती क्या कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नजर आती है? नहीं, प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नजर नहीं आती आपके सामने, क्योंकि मैंने आपको वहां पे भी कंक्लूड करवाया था कि पूरा प्रॉफिट रियलाइज, यानी कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट नहीं है, चाहे मैं बैलेंस शीट बनाऊं या P&L। पहले बताओ ये बात याद रहेगी, पहले मैंने ये प्रूव किया कि 100% माल जब ग्रुप के बाहर बिक जाएगा तो प्रॉफिट की 1 रुपए की एडजस्टमेंट भी, ग्रुप के हिसाब से भी प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 164। दोनों का अलग अलग मिला रहा हूं तब भी कितना आ रहा है? 164। पहले बताओ प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा अब आपने जो मेरे साथ कंसोलिडेटेड P&L बनाना सीखा है, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, और मैं एक एक करके, लिखेंगे नहीं, अभी पूरा टाइम दूंगा लिखने का। मैं बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स है, लोगों को लगता मुश्किल है, पर अभी आसान करते हैं, पहले समझें आप इसको। सबसे पहले आप बनाते हैं अनएडजस्टेड P&L, जिसमें आप क्या करते हैं, दोनों की सेल्स को मिला देते हैं और दोनों की कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी, दोनों की सेल्स को मिला दिया होगा तुमने। 260 और 364 कितना आता है? 624। ओके, 200 और 260 को प्रॉफिट कितना आ गया? अभी भी यही है जो होना चाहिए। अच्छा, बट अगर मैं ग्रुप रिपोर्ट्स की बात करूं, ग्रुप अकाउंटिंग की बात करूं, तो ग्रुप के अंदर आपके पास सेल्स होनी चाहिए सिर्फ अल्टीमेट सेल्स, और अल्टीमेट सेल्स है 364। COGS अल्टीमेट, प्रॉफिट कितना? सर देखिए अल्लाह की कसम अभी भी प्रॉफिट में कोई मसला नहीं है, पर मैं आपको एक चीज सिखाने लगा हूं आज, प्लीज सुनना। कहने का मतलब यह है कि हमारी स्ट्रेटजी अभी भी वही रहेगी। पहला स्टेप अनएडजस्टेड P&L बना दो डेट देखने के बाद, उसके बाद आपस की एडजस्टमेंट्स करो, इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैंने
सब्सिडरी को सेल की है, किसने? पेरेंट ने। तो वो आपस की सेल है, कौन सी मानी जाएगी? बाहर वाली। तो मैं तुम्हें ये कहूंगा सिंप्लिसिटी के लिए इतनी लंबी वर्किंग नहीं करना, आप पहले अनएडजस्टेड पीएनएल बनाना, आपको पता है इसमें आपस की भी है बाहर वाली भी है, मुझे मसला है किससे? आपस की सेल से। आपस की सेल्स को रिवर्स कर देना, यानी सेल्स को रिवर्स कर दूंगा इंट्रा ग्रुप सेल से, आंखें बंद करके देख लेते हैं। मैंने क्या किया? सेल्स को रिवर्स किया इंट्रा ग्रुप सेल से, यानी आपस की सेल से। और आपस की सेल कितने की थी? 200। एग्रीड? देखो मैं तो फिनोमेना ये बनाना सिखा रहा हूं आपको कि आप क्यों इतना दिमाग पे प्रेशर डालेंगे। मैं कह रहा हूं दोनों की सेल्स को मिला दो, जो कि दोनों की अलग अलग बुक से आ रही है। आपको ये पता है कि इसमें बाहर से कमाई हुई भी है, इंटरनली भी है। मुझे मसला मुसीबत किससे? तो मैं कौन सी हटा दूं? रह कौन सी जाएगी? बाहर वाली। तो मैं चाहिए भी वही। अब आप देखें ना, 624 में से 260 को कटा दूंगा तो अल्टीमेट क्या बचेगा? 364। और बचना भी, बात समझ आ रही है? अच्छा, अब इसमें मल्टीपल सेल्स होंगी तो हम तो कह रहे हैं वो तो होनी चाहिए, मुझे मुसीबत किससे? आपस वाली से। अच्छा, अब एक और चीज पहले बताओ, सेल्स पे क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, सेल्स पे क्लैरिटी है? जल्दी से प्लीज जानी सारे बच्चों प्लीज। वेरी गुड। अब एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं इसको समझने के लिए। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी एलिमेंट है समझने के लिए। मुझे बताओ, अगर मैं यहां पे आऊं, आपको नहीं लगता, सिर्फ समझाने के लिए पूछ रहा हूं तुमसे, और ये इसलिए फोकस होकर सुनना क्योंकि अगला केस इससे कनेक्टेड होगा। ये अगर इसमें कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे किया तुम पे फंस जाओगे। सुनना, मुझे लगता है कि जो मेरी ये सेल्स है, सामने वाले ने अपनी सीओजीएस में चार्ज कराई है। जो मेरी सेल्स है, और एक हाई लेवल बात और करते हैं। मुझे लगता है जब तुम ग्रुप की बात करते हो तो सीओजीएस ग्रुप में एक ही बात चार्ज होनी चाहिए, जब वो आती नहीं है, जब आके बिकती है। वापस से, जब वो आती नहीं है, आके बिकती है, तो चार्ज होनी चाहिए। एग्रीड? कहने का मतलब यह है कि मुझे, अगर मैं इस पर्सपेक्टिव से देखूंगा पीछे क्या हुआ होगा, वो सिखा रहा हूं। पेरेंट ने खरीदी 200 की, उसने अल्टीमेट कॉस्ट चार्ज करवा दी, तो एक बार हो गई ना चार्ज, हाँ या नहीं? सब्सिडरी उसी कॉस्ट ऑफ सेल्स को दूसरी बार चार्ज करा रहा है, पर उस अमाउंट से जो सेल प्राइस थी। यानी अगर आप ये देखें, अगर मैं इसको और इसको ही हटा दूं तो ये रह जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब यह है, वापस से कहने का मतलब यह है कि पेरेंट ने 200 की इन्वेंट्री खरीदी, 264 की इसको चिपका दी, पर सीओजीएस अल्टीमेटली एक बार चार्ज हो गई। एग्रीड? पर मुझे बैक ऑफ द माइंड पे ये पता है जो मेरी सेल्स है वो डुप्लीकेशन में सीओजीएस में भी चार्ज हुई हुई है। ग्रुप में कितनी बार चार्ज हो गई? बात समझ आ रही है? तो एक तो ये सेल्स को नहीं मानता, और इसी सेल पे मुश्तमिल कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी नहीं मानता। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है? तो हमने ये सीखा कि जब मैं कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाऊंगा अनएडजस्टेड, कौन सा? तो मैं सेल्स को आपस की सेल्स की वैल्यू से रिवर्स कर दूंगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी आपस की सेल्स की वैल्यू से रिवर्स कर दूंगा। पर मैंने ये कोई हवा में बात नहीं की है, ऊपर करके दिखाया है कि जो मेरी सेल्स है सामने वाले की कॉस्ट में दूसरी बार चार्ज हुई है। तो मैंने कहा जो मेरी सेल्स है मैं आपस की सेल्स को नहीं मानता, और जब मैंने इमीडिएट सेल्स बुक की थी, इनिशियली उस पे ओरिजिनल सीओजीएस ऑलरेडी चार्ज हो चुकी थी, तो उस कंपनी ने, सामने वाली कंपनी ने उस सीओजीएस को मेरी सेल्स प्राइस के हिसाब से दूसरी बार चार्ज किया। तो मैं सिंपल एक काम क्यों नहीं करता, मैं अनएडजस्टेड पीएनएल बनाऊं। मुझे पता है मुझे सेल कौन सी नहीं माननी, आपस की हटा दी। और मैं ये क्यों नहीं कहता कि जो मेरी ही सेल थी वो सामने वाले ने सीओजीएस में दूसरी बार चार्ज कराई होगी, जबकि एक बार हो चुकी है। तो मैं अपनी सेल्स से सेल्स को भी रिवर्स करूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स करूंगा, और मैं अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो वही आएगा जो ग्रुप का आना चाहिए। पहले बताओ बात समझ आती है? प्लीज कॉपी करें इसको जल्दी से। यार तुम लोग तो इतने अच्छे तो समझ गए। गुड यार, पढ़ाया कितना अच्छा है मैंने।
यस, ये सिर्फ 100% केस में होगा जी। अभी वो कर लेते हैं, पहले ये कर लें फिर पूछिएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज बताओ क्या क्लैरिटी है। एमन, निदा, दुआ, अली, आनंद, अब्दुल हनान, सारे बच्चों बेहतरीन। बैलेंस शीट टैली कोई नहीं, या तो तुम पास हो जाओगे या वापस बुलाएगा वो। नहीं, बैलेंस शीट टैली होने का मकसद नहीं है। शुक्रिया जी। एक नंबर भी नहीं कटता। नहीं, बैलेंस शीट टैली होने से नहीं, बाकी चीजें सही करनी है। हाँ, तुमने वर्किंग कर ली और बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं डाला, एक नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मांगता कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है ना। तो जो जो होता जा रहा है वो तो पार्क करो ना। देखो, अगर वो तुम्हें कह रहा है, एग्जाम्पल है, वो तुम्हें कह रहा है बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना के दो, तो हम जितनी भी अच्छी कैलकुलेशन कर लें, वो क्या बोलेगा मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस पर फिर नंबर भी देखो कैसे कैसे आते हैं खतरनाक बच्चों के, क्योंकि वो बोलते हैं वर्किंग करके आया था, उसकी रिक्वायरमेंट वर्किंग थी, क्योंकि उसने पता है कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है, उसको ये तो पता है कि ये शेड्यूल बना लेगा, पर क्या उस शेड्यूल में से इसको बैलेंस शीट तक रिपोर्टिंग आती है, उसका कॉन्सेप्ट ये है। अदरवाइज ऐसा ही होता तो आपको क्या बोलता है, जनरल एंट्री बना के दो। नहीं, वर्किंग दिखानी इसलिए ताकि पता लगे कि बैलेंस शीट में आया कहां से, वो रेफरेंस होता है ना। पर अगर आपने वर्किंग कर ली और आपने एग्जामिनर को बोला खुद देख लियो कौन सी चीज कहां जाएगी, तो फिर वो नहीं देगा ना नंबर। हाँ जी, स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करूं? हाँ, अच्छा एक बात बताओ जानी, कि अगर जैसे यहाँ पे एमन पूछ रही है कि सर अगर सब्सिडरी पेरेंट को सेल करता तब भी क्या सेम कहानी होती? यस, तब भी सेम कहानी होती, यानी सेल जैसी बात है फिर यहाँ बुक हुई हुई होती और कॉस्ट वहाँ बुक हुई हुई होती, तो हम तो दोनों को मिला के ही देख रहे हैं ना। वो कह रही है कि सर अगर यही काम सब्सिडरी से पेरेंट की तरफ हुआ होता तो अल्टीमेटली तब भी आप अनएडजस्टेड पीएनएल बनाते, तो फिर भी कौन सी सेल से मसला होता आपस की, और वही जो आपस की सेल सब्सिडी ने बुक की होती उसकी कॉस्ट ऑफ सेल किसने बुक की होती? पेरेंट ने। ये तुम लोग लिख लेना भाई, तुम लोग लिखते हो नहीं। हमने लिखा है कि भाई सेल्स शुड बी रिवर्स फ्रॉम इंट्रा ग्रुप सेल्स वैल्यू, और मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए भी ये लिखना चाहिए। गुड हो गया जी। मोहम्मद अली कह रहे हैं सर ये कब तक कंप्लीट होगा? जानी कब तो मैं आज भी सकता हूं।
तो मसला ये है कि वो तुमसे नहीं होगा। नहीं, वो एक दिन में क्या ही समझ लोगे। कहते हो तो मैं सारे रिकॉर्डिंग्स दे देता हूँ कॉन्सेप्ट्स की। भाई देखो, ये व्यक्ति बुल्ला दे दें। देखो, बच्चों को दो वक्त पे अहमियत समझ आती है, या तो सवाल हो रहे हो या तो नहीं हो रहे हो, पर मैं प्रेफर करता हूं जब हो रहे हो तब अहमियत ज़्यादा अच्छी लगनी चाहिए rather than के ना हो रहे हो। तो मतलब मेरे पास तो देखो पूरा बैंक है इसका कॉन्सेप्ट का, आप बोले मैं एक मिनट में लगा दूंगा और मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटल हो जाएगी एक ही वक्त में, और मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करके सीधा कश्मीर। सेल्स वैल्यू ना, मैं तो बोलूंगा जो मेरी आपस की सेल है उसी से सेल को भी रिवर्स कर दूंगा, उसी वैल्यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी। बैक ऑफ द माइंड में मुझे पता है ना यही चार्ज हुई है। बस सही हो गया जी आफिया। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है फलक। मोहम्मद अली कह रहे हैं हॉलीडेज पे नहीं जाते, हॉलीडेज पे तो हूँ, ऑफिस से छुट्टी है। हाँ जी डन, कॉपी हो गया, चलें जी। अच्छा, अब हम इसी का जानी एक अलग केस करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि 100% इन्वेंट्री नॉट सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप, यानी या हम यूं कर लेते हैं, चलें 40% नॉट सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप। अच्छा भाई, अभी भी हमने एग्जाम्पल ये रखी कि हमने ₹200 की इन्वेंट्री खरीदी पेरेंट ने, और उसकी वही एंट्री बनाई होगी इसने, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा, ये जो पीछे हमने एग्जाम्पल की, इसमें बैलेंस शीट में सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स होती है, वहां कुछ भी नहीं होता, क्योंकि देखो ये तो मैं पीएनएल की प्रेजेंटेशन सही कर रहा हूं, और मैं आपके सामने एक चीज सिखाना चाहता हूं, अगर मैं ये प्रेजेंटेशन सही ना भी करता ना, अल्लाह की कसम तब भी प्रॉफिट 164 होता। तो क्या आपकी इक्विटी में सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल से दिख रही होती है या प्रॉफिट दिख रहा होता है? तो वहां पे आप पंचायत करते हैं सिर्फ प्रॉफिट की, कि वो सही होना चाहिए, इसलिए आपने प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट, यहां पे आपने प्रॉफिट के साथ साथ प्रेजेंटेशनल की भी ख्याल रखना है कि प्रेजेंटेशनल एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। अच्छा, अलबत्ता अगर ये बैलेंस शीट होती तो प्रॉफिट एंड लॉस की या ग्रुप रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, रिसीवेबल और पेबल की होती, क्योंकि वो वहां पे प्रेजेंटेशन आउट होती, क्योंकि हम बात इसकी कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन एंड टू सम एक्सटेंट सम प्रॉफिटेबिलिटी इश्यूज। चलें, हमने ये कहा कि भाई हमने 200 की इन्वेंट्री बाय की और हमने वही रिकॉर्ड कर ली, जानी ये आ गई। फिर हमने इसको 100% उठा के सब्सिडरी को भेज दिया, और फिर हमने यहां पे ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स, वही आ गया भाई हमारे पास 200 का 1.30। चलें, हमने ये कहा इसके बाद कि सर ये पेरेंट एंटिटी की अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की रिफ्लेक्शन देखना चाहूं, तो हमने कहा सेल्स आ गई होगी 260 की, COGS आ गई, ये आ गया प्रॉफिट 60 रुपए का। चलें,
हमने कहा सर सब्सिडरी पे भी आते हैं, बट पहले इसकी एंट्री बना लें। हमने कहा इन्वेंट्री डेबिट हो गई और ट्रेड पेएबल ये आ गया 260। अच्छा, इस बात को आप मानते हैं कि ये जो, अच्छा मैं अब एक एक बात बड़ी अहम होगी क्योंकि वो पिक करना होगा, तो मैं बस सवाल से इसलिए कह रहा हूँ, ये आप बात मानते हो कि इसके अंदर जो ये 60 है, ये वाला, ये इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट है, ये इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट है जो अभी तक रियलाइज। अच्छा, सब्सिडरी क्या करेगा, इस प्रॉफिट पर प्रॉफिट लगा के रिकवर करेगा और पूरी रिकवरी हो जाएगी, और जब तक इस प्रॉफिट पे प्रॉफिट लगा के रिकवरी नहीं होती तब तक ये अनरियलाइज है। पर वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात हुई है, सिर्फ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपनी जगह चलेगा। चलें, मैंने ये कहा क्योंकि हमने ऊपर लिखा है 40% ऑफ द इन्वेंट्री नॉट सोल्ड आउट ऑफ द ग्रुप, तो मतलब 60% बिक गई। तो आप एक काम करेंगे, COGS टू इन्वेंट्री 1। अच्छा, एक अहम बात यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि बाद में आप लोगों को वो तंग नहीं करे। मुझे लगता है कि पिछले केस के अंदर, और ये अगर इस बात में भी कंफ्यूजन है तो यहीं रोक के पूछ लेना, पिछले केस के अंदर जो आपकी सेल्स थी वो सामने वाले ने COGS में पूरी चार्ज करा दी थी, एग्रीड। अब सामने वाले ने जो सेल्स की है इसने वो पूरी COGS में चार्ज नहीं कराई, पार्शली कराई है। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि 40% स्टिल नॉट चार्ज इन, ये आगे इसकी सिग्निफिकेंस जितनी है ना वो तुम्हें अब समझ आएगी आगे। पर मैंने एक चीज बताई है तुम्हें यहाँ पे, पहले मैंने बिला झिझक जितने से सेल की थी उतने से कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर दिया था। मैंने कहा जो मैंने सेल्स की हुई है वही उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स दूसरी बार चार्ज कराई है, पर अब उसने पूरी चार्ज नहीं कराई है। इसका भी एक शॉर्टकट बनाऊंगा, तो किसी वजह से कह रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या उसने COGS पूरी चार्ज कराई है या पार्शली? कुछ चार्ज होने से रह गई है। तो अभी उस पर आते हैं हम एक एक करके। चलें, मैंने ये कहा कि सर अब इसने वही जो इसका हिसाब किताब था, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, अच्छा वो ऐसे निकाली भाई इन्होंने कि 156 का 1.40 218.4। चलिए जी, यानी अब आप कह रहे हैं कि सर ये जो 218.4 की अमाउंट है ये वो सेल्स है जिसमें मेरे उसके वाले प्रॉफिट की भी रिकवरी हो गई है, पर टू द एक्सटेंट ऑफ 60%। बस ये बात याद रखनी है, ओके। तो यानी अभी भी सामने वाली कंपनी के कमाए गए प्रॉफिट का एक हिस्सा मेरी इन्वेंट्री में बाकी है और COGS में चार्ज नहीं हुआ। तो हमने कहा कि भाई यहां पे सेल्स हमने रख दी 218.4, वन 56 ये आ गया। अच्छा, हमने कहा सर अगर आप इसको और इसको प्लस करें 122, अच्छा 122.4 जो है ये अभी इन्होंने इंडिविजुअल प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हैं, अलग अलग जो होने चाहिए ये हो चुका है। पहले हमें ये पता होना चाहिए हुआ क्या है। चलें, अब हम इसको अगर किस पर्सपेक्टिव से देखें, ग्रुप पर्सपेक्टिव से देखें, तो आप मुझे बताते हैं कि ग्रुप की सेल्स कितनी है? 218.4। देखें ये बात तो मुझे पता है ना, मैं तो मानता ही अल्टीमेट सेल्स को हूं, आपस की सेल्स को मानता तो वो ये आ गई ग्रुप सेल्स। अच्छा, COGS ऑफ द ग्रुप जी, तो ये सेल्स है ही
60%। कहाँ है? नहीं तो ये अल्टीमेट सेल्स कौन सी मानता हूं बेटा मैं? जिक्र कर रहे हैं ना अपने शब्दों से। जब एक चीज की एंट्री नहीं हुई है तो उसका जिक्र करके क्या फायदा? जो चीज मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसका जिक्र करके क्या फायदा? क्या बताएं? मैं कह रहा हूं कि 40% की उसने जो बेची नहीं है तो क्या उसकी एंट्री हुई है? एंट्री किसकी हुई है? 60% की। तो मैं भी यही बता रहा हूं कि ये जो अमाउंट आ रही है ना 218.4 ये है ही सिर्फ 60% ग्रुप के बाहर, क्योंकि मैं कह रहा हूं ग्रुप ने कितनी सेल्स की है, हम बोलेंगे 60%, वो ये रही। अच्छा हाँ, अब यहां पे बात करेंगे ग्रुप की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 200। अब मैं कहूंगा कि इसका 60% COGS में चार्ज होना चाहिए ग्रुप के हिसाब से। वो कितना आता है? 120। तो आपने कहा यहां पे हम बात करेंगे 120 की, सही है। अब मेरे पास ऑल टुगेदर 40% रह गया ग्रुप में, तो अब मैंने क्या किया? लाइक टू लाइक का कंपैरिजन किया। 60% की सेल्स उठाई और कॉस्ट का भी 60% ले लिया, बट वो कॉस्ट अभी जो मौजूद है वो नहीं ग्रुप की कॉस्ट, ये होना चाहिए था बैक एंड पे। कितना आता है? 98.4। अच्छा अब वैसे देखा जाए जानी तो आपके सामने अपेरेंटली ग्रुप का प्रॉफिट होना चाहिए 98.4, क्योंकि टेक्निकली 40% तक हमने अब तक कमाया नहीं है। पर अब देखो इन दोनों ने मिला के कितना पोस्ट किया है प्रॉफिट। आप अगर इन दोनों का डिफरेंस लें 24 का अनरियलाइज, तो आप अगर सिंपल जो हमने बचपन में किया था, ये भी कितना आता है? देखें यही किया था ना आपने। तो आपने कहा था ये प्रॉफिट अभी भी उसकी इन्वेंट्री में शामिल है और अब तक हमने उसको कमाया नहीं है। तो आप बैलेंस शीट में पता है क्या करते थे? ग्रुप रिजर्व डेबिट, ये होता था, क्योंकि मुझे वहां पे सिर्फ मसला प्रॉफिट से था, क्योंकि वहां पे ये नहीं दिखता सेल कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, बट ये सारी चीजें दिखती कहाँ है? P&L में। तो हमने कहा पहले तो वो रिकैप ले लिया कि बैलेंस शीट में क्या किया था। देखो बैलेंस शीट में अगर आपने सब्सिडी को बेचा और सब्सिडी ने उसमें से कुछ आगे बेचा, तो कुछ आगे बेचा तो रियलाइज भी वही हुआ, और कुछ हमारी इन्वेंट्री में रह गया, वो अब तक रियलाइज। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था ना कि 40% स्टिल नॉट चार्ज इन COGS। इसका मतलब ये है कि उसने जो मेरा 260 है जो मैंने उसको बेचा था, उसके अंदर 60 रुपए का जो मेरा प्रॉफिट छुपा हुआ है वो 60% की हद तक रिकवर करके दिया है। उसी प्रॉफिट का, मैं कह रहा हूं उसी प्रॉफिट का 40% अभी भी उसकी इन्वेंट्री में शामिल है, वो अब तक रियलाइज। वो पता है कब होगा? जब वो मेरे 200 + 60 को 100% कवर करके दे दे। अभी उसने पता है क्या किया है टेक्निकली? अगर हम यहां पे ये बना पाए, इधर आ जाओ, इधर देखते हैं। एक ये आ गया, एक ये आ गया। आप 200 का 60% बताएं कितना आता है? 120। एग्रीड? अच्छा, और 60 का 60% कितना आता है? यही आता है। उसने पता है क्या किया? ये जो ओरिजिनल है ये भी रिकवर करके दे दी कॉस्ट, और ये प्रॉफिट भी रिकवर करके दे दिया। पहले अपनी कॉस्ट में चार्ज किया और उस पर प्रॉफिट लगा के रिकवर करके दे दिया। ये तो हमने तब सीखा था जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, पर हमने कहा यहां पे रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, यानी कुछ अमाउंट ऐसी है जो अब तक रियलाइज, वो इन्वेंट्री में ही पड़ी हुई है और वो अब तक रियलाइज नहीं हुई है। पहले बताओ यहां तक कनेक्टेड है? पक्की बात है। तो हमने पता है क्या किया? सिंपल, हमने बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट को एक बार रिकॉल किया कि ग्रुप रिजर्व डेबिट हुआ था और इन्वेंट्री, बस ये हो गया था। पर अब हम बना रहे हैं मुसीबत प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की हर एक रंगो नस्ल की प्रेजेंटेशन का ख्याल रखना है, पर आंसर यही आने चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी का कितने का मसला है? 24 का। चलें हम यहाँ पे कहते हैं, ये काम करते हैं सर, एक काम ये करते हैं,
अंडरस्टैंडिंग 1, प्लीज सुनिएगा, यहां पे ये तुम लोगों ने बनाना है। अब मैंने कहा कि सबसे पहले अनएडजस्टेड, यानी अनएडजस्टेड में सेल्स कितनी 260 और प्लस 218.4, 260 प्लस 218 4, कितना आ रही है COGS अगर हम देखें 350, 122 अच्छा ये तो तब हो जाएगा जब आप दोनों को अनएडजस्टेड को मिला के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं P&L का, पर आपको पता है इसके अंदर आपने पार करनी है इंट्रा ग्रुप एडजस्टमेंट्स। अच्छा अब मुझे बताते हैं, एक मिनट खाली यहां पे रुक के, पहले मैंने तो ग्रुप के हिसाब से ऊपर बनाया हुआ है ना। अच्छा ग्रुप के हिसाब से सेल्स कितनी होनी चाहिए 218.4 और COGS प्रॉफिट। अच्छा अगेन हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम पूरा चार्ट बनाएं और वो निकालें और फिर डिफरेंस निकालना है, ऐसा नहीं है, हमें भी शॉर्टकट पे आते हैं, पर पहले पूरी मैपिंग करनी है। अच्छा इन एनी केस मुझे एक बात पता है, कोई भी केस हो मैं कौन सी सेल मानूंगा, आपस की हटा दूंगा। तो आपस की सेल कितने की थी 260, तो मैंने सिंपल 260 से अगर रिवर्स करूं तो देखो 478.4 में से ये निकालो वही आता है। तो कोई भी केस हो, कोई भी केस हो, चाहे आगे बिके हो ना बिके हो, आपको ये बात पता है कि अनएडजस्टेड P&L में आपस की सेल शामिल है, जिसको मैं मानता ही उसको तो वैसे ही हटा देना, जो बच जाएगी वो बाहर वाली ही बच जाएगी। एग्रीड, पक्की बात है। यहां तक तो ये बात हो गई। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक बात क्लियर है? ओके तो ये बात तो समझ आ गई, बेसिक बेसिक। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ क्लैरिटी है? ओके सेल्स वाली बात पे अगर सब ओके देते हो तो फिर हम इसका एक दूसरा COGS के शॉर्टकट पे आते हैं जल्दी से। ऑनलाइन वालों क्लियर है? गुड, चलें आगे सुनिएगा, ये तुम लोगों के लिए सिर्फ इधर मैंने कहा आप अपनी आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए पूरा रिवर्स कर दें, बताता हूं क्यों, प्लीज हाँ देखना है। मैंने क्या किया, सेम अप्रोच रखी, सेल्स को भी रिवर्स कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी। अब याद रखिएगा मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स पूरी 260 रिवर्स की है इस अजम्पशन में कि उसने पूरी चार्ज करा दी है, जबकि आपको पता है उसने पूरी चार्ज। अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एक काम करें ना, अब मैं आपको एक जो बात करने लगा हूं पंच लाइन, वो यहां से पिक करके आपको कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर देगी। क्या उसने मेरा चार्ज किया हुआ प्रॉफिट COGS में पूरा चार्ज करा दिया है? वापस से कोई मसला नहीं है, सीखते हैं, शॉर्टकट बना रहे हैं ना, तो हम क्यों जिंदगी में इतने वो पूरी चौरंगियां बना के यहाँ तक पहुंचे, हम एक शॉर्टकट बनाते हैं। सुने, मैंने कहा ये बात तो पता है अनएडजस्टेड P&L में आपस की सेल्स को नहीं मानता, और वही जो मेरी सेल्स है सामने वाले कॉस्ट ऑफ सेल्स चार्ज करवा देता है, पर इस केस में पूरी चार्ज। मैंने कहा भाई काम करो, मेरी बात मान के ना पूरा रिवर्स कर देना, अज्यूमिंग के पूरी चार्ज करा दी, फिर आपको याद आएगा कि उसने कुछ हिस्सा चार्ज। तो अब एक काम करें, अगर मुझे पता है कि मेरा जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, पहले तो देखो प्रॉफिट कितना था आपस का 60, उसमें से अनरियलाइज्ड कितना है। तो अगर मैं सिंपल ये कहूं कि मुझे इतना पता है कि उसने ये 24 अब तक चार्ज नहीं करवाया, तो मैं रिवर्स कैसे कर रहा हूं भाई? वो COGS में क्या ये मेरा प्रॉफिट चार्ज करवा चुका है? अनरियलाइज तो चार्ज करवाया नहीं ना, वो तो इन्वेंट्री में ही है। मैंने अपनी आसानी के लिए पता है क्या किया, सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए अनएडजस्टेड P&L बनाया, सेल्स को भी रिवर्स कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर दिया, पर कॉस्ट ऑफ सेल्स को पूरा रिवर्स कर दिया जितने की सेल्स थी। मैंने कहा यही सेल उसने COGS में चार्ज करा दी, पर मैंने कहा मुझे याद आया इसमें से अनरियलाइज प्रॉफिट तो अभी भी COGS में चार्ज नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैंने वो गलती से रिवर्स कर दिया, तो वापस से क्या किया, अब खाली इसमें से ये माइनस करो और वो प्लस करो, देखो वो कितना आता है
120, यानी आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपको पहुंचना था। मतलब एक सिंपल प्रिंसिपल बना दिया मैंने आसानी के लिए कि भाई अनएडजस्टेड पीएनएल बनाओ, आपकी सेल्स सामने वाले की कॉस्ट ऑफ सेल्स में आइडियली चार्ज होनी चाहिए जब 100% बिक जाए। आपने कहा कि यार मुझे बैकएंड पे लॉजिक है कि मैं सीओजीएस को पूरा रिवर्स कर दिया आसानी के लिए, और फिर मुझे याद आएगा नहीं यार इसमें से तो कुछ हिस्सा प्रॉफिट का सीओजीएस में चार्ज हुआ ही नहीं है, तो मुझे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने तो आसानी से आता है। मैं सिंपल एक काम करूं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के सीओजीएस को वापस बढ़ा दूं, क्योंकि मैंने अननेसेसरीली उसको रिवर्स कर दिया, जो कि होना, क्योंकि लॉजिकल सी बात है वो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो अब तक सीओजीएस पे चार्ज नहीं हुआ। या तो अनलेस आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये पूरी चुरंगियां बनाओ और फिर देखो एडजस्टमेंट क्या निकलती है। आसान तरीका क्या है सुनिएगा। सबसे पहले क्या बना लिया, अनएडजस्टेड पीएनएल। जल्दी बताओ अनएडजस्टेड पीएनएल में आपस की सेल्स है? अच्छा, आपस की सेल्स अगर अनएडजस्टेड पीएनएल में मौजूद है, इस बात पे एग्री कर रहे हो, तो आप किसको नहीं मानते आपस की सेल्स को? उसको हटा दो, बचेगी तो बाहर वाली। हम आ गए सीओजीएस पे। सीओजीएस में एक बार सीओजीएस चार्ज हो चुकी है, दूसरी बार ग्रुप का बंदा जिसने बाय की थी वो वापस से चार्ज कराएगा, पर नॉट नेसेसरीली पूरा चार्ज करा दे, क्योंकि हो सकता है कुछ इन्वेंट्री उसने बेची ना हो, तो उसकी सीओजीएस भी चार्ज। हमने कहा भाई काम क्यों नहीं करते, सिंपल पूरी सीओजीएस को अपनी सेल्स की वैल्यू से रिवर्स कर दो। एग्रीड? सिंपल हिसाब किताब हो गया। फिर आपको याद आएगा उसमें से जो मेरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो तो अभी भी इन्वेंट्री में चिपका हुआ है, वो तो चार्ज ही, तो आप बोलो यार गलती हो गई, उसको हमने ज्यादा रिवर्स कर दिया, वापस से उसको बढ़ा दो, तो आप वहीं आ जाओगे जितनी सीओजीएस होनी चाहिए थी। पहले बताओ बात समझ आती है? तो इससे पहले वाले केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट क्यों नहीं आपने बढ़ाया था? क्योंकि वो पूरी चार्ज हो गई थी और रिवर्स भी पूरी होनी चाहिए थी। हमने यहाँ पे पूरी चार्ज नहीं की, तो रिवर्स पूरा कैसे कर सकते हैं? पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो हमने सिंपल एक काम किया, सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स किया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी इंट्रा ग्रुप सेल से रिवर्स किया, और फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को, इस अजम्पशन में कि मुझे पता है बैक ऑफ द माइंड पे कि ज्यादा रिवर्स कर दिया मैंने, क्योंकि एक चीज जब चार्ज ही नहीं हुई तो रिवर्स कैसे कर सकते हो? पहले बताओ बात क्लियर है? पक्की बात है? तो सिंपल इक्वेशन ऑनलाइन, मतलब प्लीज कंफर्मेशन दे दो क्या बात क्लियर है? अब ये पूरी एंट्री करने के बाद आपको नहीं लगता कि आपके पास ऑल टुगेदर जो प्रॉफिट की एडजस्टमेंट है वो हो चुकी है, और अब अल्टीमेटली कहां पहुंच चुके हैं? 98.4 पे। और अब अगर वैसे मैं तुम्हें एक एंट्री बनाना सिखाऊं पीएनएल के पर्सपेक्टिव से, तो तुम्हें वाकई क्लिक हो जाएगा कैसे हुआ है भी। है हुआ क्या पता है? सेल्स को मैंने डेबिट कर दिया, सीओजीएस को मैंने क्रेडिट कर दिया। कितने से? नेट करो, जल्दी नेट करो, नेट करो, यही सिखाया है, नेट करो। ये जो ये हरकत है ना, ये होता था पीछे। सेल्स मतलब इनकम को रिवर्स करना, हाँ या नहीं? कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब एक्सपेंस को रिवर्स करना। इनकम ज्यादा रिवर्स हो रही है एक्सपेंस, तो नेट बेसिस पे लॉस बुक हो रहा है, गेन कितने का? तो यही तो करता था मैं बैलेंस शीट में। क्या करता था? ग्रुप रिजर्व डेबिट, इन्वेंट्री, पर यहां पे सिर्फ ग्रुप रिजर्व के ब्रेकअप का भी ख्याल रख रहा हूं कि सेल्स कितने से रिवर्स हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने से रिवर्स हो रही है। पहले बताओ लॉजिकली बात समझ आ रही है? देखो सिंपल, मैंने उसको ब्रेक कर दिया और कुछ भी नहीं किया, अभी भी वही है। मैंने अगर वैसे अगर बैलेंस शीट एंट्री होती तो क्या होती? ग्रुप रिजर्व डेबिट और इन्वेंट्री, पर ग्रुप रिजर्व में जो पीएनएल में एडजस्टमेंट आ रही है, जल्दी बताओ, सेल्स रिवर्स हो रही है, कौन सी? बाहर वाली, आपस वाली, और कॉस्ट ऑफ सेल्स रिवर्स हो रही है। वो जो डुप्लीकेट चार्ज हुई है पूरी, या उस हद तक जितनी चार्ज हुई है, उस हद तक जितनी चार्ज हुई है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? तो हमने सिंपली ये काम किया, अनएडजस्टेड पीएनएल बनाया, सेल को भी आपस की सेल से रिवर्स कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी, इस एक्सपेक्टेशन में कि मेरी सेल की भी उसने पूरी चार्ज करा दी है, पर मुझे बैक ऑफ द माइंड पे ये पता है कि उसने इस हद तक का प्रॉफिट चार्ज, उसी से वापस कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दो। क्लैरिटी है? कॉपी करें इसको जल्दी से।
जी यानी पेरेंट की सेल पे नहीं, देखो मसला ये है कि वो तो एक ओवरऑल हो गया ना, हम तो एग्जाम में बोल रहे हैं कि वो आपको बताएगा इसने इतने की सेल की, इतना पड़ा हुआ है, तो मैं फिर वो वैल्यूज ही क्यों निकालूं जिस पे हुई होगी, जो चार्ज हुआ होगा, तो मैंने उसको सिंपल रख दिया। नहीं, रीजन बीइंग क्योंकि आप दोनों की मिला के 200% से जा रहे हो, इसलिए रिवर्सल भी उसके हिसाब से आना चाहिए ना। आप जो बोल रहे हो डायरेक्ट एडजस्टमेंट है, हम कहां से जा रहे हैं 200% से, क्योंकि हमारी अप्रोच क्या है पीएनएल बनाने की, कि हम पहले अनएडजस्टेड पीएनएल बनाते हैं और उसमें से उतना हटा देते हैं जितना होना, तो वो इसलिए फर्क आ रहा है तुम्हारा। सही है, बात सही कह रहे हो, बात सही कह रहे हो। अभी अभी बताता हूँ ना सवाल में। एमन, मनाहिल, आफिया, अली, सारे बच्चों प्लीज जल्दी से कंफर्मेशन दे दो, क्लियर है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ आपकी वाली बात ना, क्यों आपका वाला आंसर मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ी सवाल अच्छा पूछा है तुमने। तो सुनना, आपने 200 चार्ज करा दिया, सही है, सामने वाली कंपनी ने जो कि सब्सिडरी है उसने क्या किया, इसी 200 का एक और हिस्सा भी चार्ज करा दिया, यानी जो प्राइम कॉस्ट होती है वो भी चार्ज हो रही है 2 बार, यानी अल्टीमेट कॉस्ट कितनी थी 200। आप कह रहे हैं पहले तो इस 200 का भी पूरा नहीं चार्ज होना चाहिए, और उसने अगली कंपनी ने इस 200 प्लस प्रॉफिट का वापस से एक हिस्सा चार्ज करा दिया, इसीलिए आपका डायरेक्ट आंसर मैच नहीं होता। क्योंकि आप क्या कह रहे हो, जो मेरी सेल है उसका वो परसेंटेज लूं और वो रिवर्स कर दूं, पर वो जो उसने बुक किया हुआ है ज्यादा, किसने, पेरेंट ने। देखो अल्टीमेट कॉस्ट भी तो ज्यादा बुक हुई हुई है ना, पूरा 200 सेल हो गया है, तो फिर जो तुम कह रहे हो ना उसमें पहले काम करो, अपनी वाली परसेंटेज लो और फिर उसका भी जो हिस्सा नहीं होना चाहिए मिलाओ, आंसर आ जाएगा। पर एग्जाम में सही है, क्योंकि तो सारे तकरीबन में कर चुका हूं। मैंने बोला कैसे इसको आसान बनाऊं, कैसे देखूं, तो मैंने ये प्लस किया, वो प्लस किया, ये माइनस किया, मतलब बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन यही है कि पूरा रिवर्स कर दो और जितना चार्ज नहीं हुआ प्रॉफिट के नाम पे उससे क्या करो, बढ़ा दो। क्योंकि आपका जो सवाल था ना कि सर जो सेल्स है उसका ही जो हिस्सा उसने चार्ज करवाया उसको रिवर्स कर दो, यही है ना कि डुप्लीकेट चार्ज हुआ है, पर वो कहां गया जो पेरेंट ने एडिशनल चार्ज करवाया है, तो वो भी माइनस करो तो मैच हो जाएगा। सही है, यस बिल्कुल ऐसा ही आफिया। ये हो गया डब्बा कॉपी, वो करके देखा तुमने? अच्छा चलो एक कॉपी करते वक्त 1 मिनट खाली एक चीज कर लेते हैं इधर, सिर्फ तुम लोगों की नॉलेज के लिए कि मुझे एक बात बताओ, सिर्फ समझने के लिए, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होना चाहिए, सिर्फ तुम लोगों की नॉलेज के लिए। मैं तो तुम्हें एक चीज करवा चुका हूं, ये बताओ कि ये जो सेल है ये वाली, ये इसका इतना परसेंट वो सीओजीएस में चार्ज करवा चुका है, कितना आ गया? ये होना नहीं चाहिए, ये होना भाई, क्योंकि अल्टीमेटली एक बार पेरेंट बेचते हुए करवा चुका है।
अच्छा दूसरी चीज, इस 200 का 40% भी चार्ज नहीं होना चाहिए, ये भी ज्यादा हुआ है ना। ये कितना आता है, इन दोनों को प्लस करो और तुम्हारी एडजस्टमेंट कितने की आ रही है, तो लंबी करनी हो तो कर लेना, मतलब मैंने उससे ज़्यादा शॉर्टकट बताया है कि पूरा रिवर्स करा के जितना पोर्शन चार्ज नहीं होना चाहिए उससे बढ़ा दो। देखो लॉजिक क्या कहती है, आपकी सेल उसने COGS में दूसरी बार चार्ज कराई है, पर इस हद तक या 60% की हद तक बोला, एग्रीड। फिर मैंने कहा जो ओरिजिनल बंदे ने चार्ज कराई थी वो भी पूरा 200 करा दिया, जबकि ग्रुप में 200 तो 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका भी कितना परसेंट बिका है, 60%, तो 40% बिका, तो क्या उसकी COGS बुक होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, तो वो देखो 80, तो 156 प्लस 80 इक्वल टू 236। मैं कह रहा हूं क्यों इतनी लंबी करनी, सेल समझो कि आपको पूरा चार्ज करा दिया उसने, और अनरियलाइज प्रॉफिट से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दो, वहीं आ जाओगे। क्लियर है? हाँ जी, हो गया कॉपी? हसीब कहने से बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, वैसे अभी तक क्या कोई कॉम्प्लेक्स है या सही चल रहा है? सही चल रहा है यार, ये तो हर्ट कर दिया इसने, मतलब इतनी हमने एक एक एडजस्टमेंट कहाँ मतलब तय तक जाके, अभी अभी एक सवाल करोगे वो सब सही हो जाएगा। अबे मैं बताऊं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, मतलब लिटरली बहुत आसान है, बताऊं क्यों, अनएडजस्टेड बनाओ, प्लस माइनस करते रहो, आंसर है। कोई इसमें नेट एसेट्स नहीं बनाने, कोई और चक्कर नहीं है, प्लस माइनस करके चौरंगी पे पहुंचना है, बस इतनी सी बात है। वो अभी मैंने समझा, देखो पीछे आपके पास सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बैक एंड पे हो क्या रहा था, मैंने आपको वो भी बता दिया कि मैं अगर आपको कह रहा हूं सेल को रिवर्स कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को रिवर्स कर दो, तो क्यों कर दो, अल्टीमेट सेल्स अल्टीमेट कॉस्ट चार्ज हुई हुई है, जो इंट्रा ग्रुप चार्ज हुई हुई है उसको घुमा देना है, और जब 100% माल ग्रुप के बाहर नहीं बिका तब भी आप 100% घुमा के अनरियलाइज से कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा दो, बस इतना सा एडजस्टमेंट का इंपैक्ट है उसका। तो अभी हाथ सेट हो जाएगा इस पे, ये वाला कह रहे हैं आप यार स्क्रीन पे, चलें ये तो हो गया इसका हिसाब किताब। अब हम आते हैं आगे, चलें भाई। हाँ भाई हो गया या नहीं? अभी इसके बाद कराते हैं, बस एक एडजस्टमेंट के बाद। अच्छा अब ये बात याद रखेंगे, अभी तक पीछे जितनी भी दो एडजस्टमेंट सीखी है हमने, उसका ऑल टुगेदर बैलेंस शीट इंपैक्ट भी साथ साथ सीखा है, सही है जी। अच्छा आप इधर देखें, मैंने अज्यूम ये किया कि पेरेंट एंटिटी ने सब्सिडरी को लोन दिया हुआ है,
सब्सिडरी को लोन प्रोवाइड किया हुआ है कोई भी XYZ अमाउंट का। अच्छा, तो हम जब इसका P&L बनाएंगे तो उसमें सेल्स आ रही होगी, एडमिन एक्सपेंसेस के साथ साथ अदर इनकम आ रही होगी। मैंने कहा सर अदर इनकम लेट से आ रही है 80,000 रुपये, और ये अदर इनकम सॉर्ट ऑफ वो इंटरेस्ट इनकम है जो सब्सिडी से कमाई गई है। अच्छा, साइमल्टेनियसली सामने वाली कंपनी की किताबों में ये हिसाब किताब होगा। एग्रीड, बड़ी बेसिक सी एडजस्टमेंट है, ये कुछ भी नहीं है इसमें, सुनना इधर। अच्छा, अब मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूं कि सर अगर हम इसको अपेरेंटली देखें, आप बैलेंस शीट सोचें एक बार। इन बैलेंस शीट जब हम बना रहे थे तो आपको याद होगा मैंने कहा था इनकम एक्सपेंस खुद ही जीरो हो जाते हैं, एक का नेगेटिव दूसरे का प्लस माइनस। अल्लाह की कसम प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, अनलेस के कोई एरर होता, ऐसा ही है ना, अनलेस के कोई। तो अभी अगर मैं वैसे आपको बताऊं, आप सबसे पहले कौन सा P&L बनाते हैं? अनएडजस्टेड। अच्छा, जब अनएडजस्टेड P&L बनाएंगे तो आपको देखें ये हिसाब किताब मिलेगा, 8 लाख रुपए बल्कि 80,000 रुपये और 80,000 रुपये। क्या ये एक एंटिटी हो गई? देखो इंपैक्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, जीरो। कसम से प्रॉफिट का कोई इंपैक्ट नहीं है। बट आप जब P&L बनाते हैं तो ऐसा लगेगा कि इस ग्रुप का कोई इंटरेस्ट इनकम है और इस ग्रुप की कोई एक्सपेंस है, पर वो तो आपस का है। कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंस आपस का दिखना चाहिए, बाहर का। अच्छा, पर अभी प्रॉफिट की तो मतलब कोई इंपैक्ट ही नहीं है, क्या प्रेजेंटेशनल इंपैक्ट है। तो हम पता है क्या करेंगे, 80,000 रुपये इनकम से हटा देंगे, 80,000 रुपये एक्सपेंस से हटा देंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने ये हिसाब किताब किया तो मेरे पास आ गया एडजस्टेड P&L, ये जीरो, ये जीरो, और सर यहां पे भी जीरो। पर सर पहले भी जीरो था, अब भी जीरो है, फर्क किस चीज का है? प्रेजेंटेशन सही हो गई। यानी देखो पहले भी, अच्छा बैलेंस शीट में मैंने पता है कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वहां पे दिखता तो नहीं है इंटरेस्ट इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितना है, या वहां पे टोटल इनकम दिखती है, तो वहां पे टोटल इनकम का इंपैक्ट जीरो था। पर मैंने वहां पे रिसीवेबल और पेएबल में छेड़खानी की थी, क्योंकि वहां पे प्रेजेंटेशन किसकी थी? रिसीवेबल और पेएबल की। यहां पे इनकम और एक्सपेंस की आ रही है। पहले बताओ, बात याद रहेगी। तो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंटेशनल एडजस्टमेंट, जिसका बैलेंस शीट में तो कोई ताल्लुक नहीं होता, बट यहां पे ताल्लुक होता है किस हद तक? प्रेजेंटेशन की हद तक। इसको कॉपी करें जल्दी से। नहीं, ये हटाना होगा ना, एक्सपेंस को एक्सपेंस से, इनकम को इनकम से। नहीं, इंपैक्ट तो जीरो है, पर अगर ये नहीं हटाओगे तो फिर इसके नंबर काटेगा ना एग्जामिनर। ये तो मैं तभी तो इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि इंपैक्ट जीरो है, प्रॉफिट पे फर्क नहीं है, प्रॉफिट पे फर्क नहीं है, बट फर्क किस पे आता है? प्रेजेंटेशन। क्योंकि कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या थी? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, एंड इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग। ऐसे तो आप बैलेंस शीट के अंदर जानी आपस के रिसीवेबल पेएबल ना भी हटाओ तो बैलेंस शीट तो टैली होती है। प्रेजेंटेशन का मसला होता है कि आपस के रिसीवेबल्स और आपस के पेएबल्स नहीं आने चाहिए। आखिरी पॉइंट असीब यही बताया ना कि प्रेजेंटेशन का इंपैक्ट है। हम बुक करेंगे और फिर हटाएंगे, मतलब या तो लो ही नहीं, और जिसका एक का एक्सपेंस बुक हुआ हुआ उसको हटा दो।
हाँ भाई डन। हाँ भाई एक क्वेश्चन करें इस पे। एक मिनट भाई ये विजिबल है। अच्छा खाली पहले ये देख लो कि या जानी प्लीज इधर इधर। अच्छा भाई अब इस तरह का एक क्वेश्चन करना है ताकि हम जरा ऑल टुगेदर इसको कनेक्टेड रखें। प्लीज इधर सुनिएगा। अच्छा भाई हमने कहा कि 80% शेयर्स एक्वायर किए हुए हैं बबीता लिमिटेड में ऑन जून 1, 2019 को। फॉलोइंग आर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनीज। प्लीज आपने फोकस होकर सुनना है। 80% है 1 जून को, लिख लो कहीं अपने पास ताकि मैं इसको स्क्रॉल अप करूं। जी अच्छा तो हमने कहा कि भाई ये तो हो गया हिसाब किताब इसका कि 80% एक्वायर किए हैं 1 जून 2019 को, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा आपने इसमें करना यह है कि आप मुझे अनएडजस्टेड सारी एडजस्टमेंट्स और एडजस्टेड तक पहुंचाओ तो मैं पैसे बांटना सिखाऊंगा जल्दी से। आखिर तक पहुंचना है, एडजस्टेड पीएनएल बनाना तुम लोगों ने। पहले क्या बनाओगे, उसके बाद एडजस्टमेंट्स और उसके बाद एडजस्टेड पीएनएल, उसके बाद क्या बनाओगे एडजस्टेड पीएनएल का जब टोटल आएगा तो मैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाऊंगा। वहां तक पहुंचाओ उसको पहले जल्दी। ग्रुप में भेज देता हूं। बुक में नहीं होगा। ये भेज दिया मैंने दोनों ग्रुप में। ईयर एंड 31 दिसंबर है जानी, ईयर एंड है 31 दिसंबर। सवाल में आपने कंसोलिडेटेड एडजस्टेड पीएनएल बनाना है। वो मैंने भेजा ये अभी, मतलब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना तो अलग से एक बेसिक बनाया है। इकतीस दिसंबर। बना सकते हो। वर्किंग कैसे दिखाओगे, कैसे आई कर लो, वैसे कर सकते हो कर लो। देखो अनएडजस्टेड बना के बीच में प्लस माइनस करके वहां पहुंचो या डायरेक्टली साइड में वर्किंग कर लो, बात एक ही है।
अनएडजस्टेड मतलब ये तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नहीं आप आगे करें ना। कर ले भाई। लिख के करो तो फिर पता लगेगा। एक एक एडजस्टमेंट नहीं, एक एक अमाउंट। भाई अनएडजस्टेड पीएनएल बना लिया, वही बना रहे हो। अनएडजस्टेड तो बन गया होगा यार। अच्छा अनएडजस्टेड बन गया, हाँ या नहीं? अच्छा वो 6/12 किया 7/12? जून। जो बच्चे कह रहे थे ना सर ये तो क्या बनाया हम, ये प्लस करना होता है भाई तभी तो। कहने का मतलब ये है कि जब मैंने ये शुरू करवाया था ना डेट ऑफ एक्विजिशन, तब 3 बार जलील किया था। मैंने कहा देख के करना, अंधों की तरह नहीं करना, वही किया। हाँ कितने महीने किया था? 7 महीने। यस चलें जी। यानी आपने जो है 1 महीने का प्रॉफिट जाने दिया, जबकि ग्रुप का प्रॉफिट आपका है क्योंकि आप एक्वायर कर चुके थे जून पे। अली कह रहा थैंक यू सर, मैं भी शुरू कर रहा था। क्या तूने भी 6 महीने किया था? कौन सा 25,000 का? किसका? उसका कुछ भी नहीं होगा। पर नहीं जो बिल्डिंग है उसका तो डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट आएगा ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। हाँ भेज दिया। रेंट? कौन सा रेंट? 45,000 का रेंट? अच्छा ब्रांड, हाँ ब्रांड भी अमोटाइज होगा, बिल्कुल 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 होगा, क्योंकि वो भी ऑफ द बुक्स है ना, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ।
रिसीवेबल पेएबल, वो तो बैलेंस शीट का आइटम्स है ना रिसीवेबल पेएबल, यही तो फर्क है। हाँ नहीं, वो तो आप बैलेंस शीट बनाते तो वो आप पे लेके आते हैं ना उसको रिमेनिंग, इसका कुछ भी नहीं करना। 70 नहीं, 75% से नहीं किया था, 9/12 था, 9 महीने थे, 9 महीने 75% बनते होंगे शायद, ये था। पेरेंट का नहीं, आप तो पहले अनएडजस्टेड बना लिया, अब आखिरी वाली एडजस्टमेंट पे आ गए हो। और अगर जिसमें ऑल द इन्वेंट्री सोल्ड है तो जो सेल्स वैल्यू है उससे सेल्स को भी रिवर्स कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी रिवर्स कर दो। तो वो तो जो मैंने अभी पीछे करवाया वैसे करना है उसका। हाँ यही है, यही है आफिया। अच्छा 1 मिनट के लिए आप मुझे जरा ये अनएडजस्टेड पीएनएल बनवाएं। सेल्स जानी कितनी आ रही है? हाँ जी, 66 79 167 COGS अच्छा मैं एक काम ये करूंगा, मैं इसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये जो आपका अनएडजस्टेड पीएनएल होता है ना, इसमें सब टोटल नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ वर्किंग है। सब टोटल आगे कीजिएगा, खाली लाइन खाली रख के आगे बढ़ जाइएगा। तो यानी अब मैंने क्या किया कि एडमिन एक्सपेंसेस पे आ गया सीधा। तो एडमिन कितने आ रहे हैं? 210 210,375। अच्छा इसके बाद आप कह रहे हैं सेलिंग, ये कितना आ रहा है? कितना?
32875। अब आ रही है अदर इनकम। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट के बाद सीधा आ गई ये कितनी है 4520, और इसके बाद आ गया टैक्स, ये कितना है 571,500 में प्लस करते हैं, ये इसके 7 मंथ्स। अच्छा सर, ये तो हो गए हमारे पास अनएडजस्टेड पीएनएल। अच्छा, अब प्लीज आप लोगों ने, वेरी गुड आनंद, वो कह रहे हैं सर टोटल एडजस्टेड आ रहा है 2731281। अभी देख लेते हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते। हमने अब क्या करना है, अनएडजस्टेड बना दिया, अब हमें एक एक एडजस्टमेंट पार्क करनी है सीधी और वहां तक पहुंचना है कि क्या सही है या गलत है। इधर देखिएगा, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन सारे एसेट्स लायबिलिटीज इक्वल थे एक्सेप्ट फॉर अ बिल्डिंग जिसकी फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से 3,50,000 से एक्सीड कर गई थी। ऐसा ही है, ये बैलेंस शीट आइटम है 350, बट ये इसलिए बता रहा है क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ हुआ। हम इक्विटी में करते हैं, यहां पे भी हमें करना होगा ताकि जो चीज ग्रुप में महंगी पड़ी थी तो ग्रुप के पीएनएल में भी रिफ्लेक्ट हो। तो क्या मैं 3 लाख, अच्छा वो कह रहा है कि एक्सीडेड, और अब हम कह रहे हैं कि 3,50,000 को डिवाइड करते हैं किससे, इनटू कितना आ गया 4083। ओके जी, 40833 यही है भाई। कोई ऐसा जो इसको पूरा साल का ले गया हो? नहीं, यही था 40833। हमने पता है क्या किया, ये है बिल्डिंग, हम सिंपल है यहां पे, प्लीज इधर देखिएगा 40833 से हमने इस एक्सपेंस को, और हमने यहां पे लिख दिया ये है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इससे ये एक्सपेंस बढ़ गया। क्लियर है? चलें जी। और सर ये जो लैंड के रिलेटेड अमाउंट बता रहा है इसका कोई इंपैक्ट पीएनएल में नहीं है। अच्छा, ऑफ द बुक इंटेंजिबल है जो कि ऑब्वियसली हमें महंगा पड़ा था, तो ग्रुप में उसकी अमोर्टाइजेशन बुक होनी चाहिए जो कि हुई भी नहीं है, क्योंकि हम जब रिपोर्टिंग पे एसेट लेके आएंगे तो आफ्टर अमोर्टाइजेशन लेके आएंगे। तो हमने ये कहा इसकी कैलकुलेशन के अंदर इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी लाइफ कितनी है, $2917। आपने कहा कि सर यहां पे 29 इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन, ये दो एक्सपेंसेस बुक कर लिए आपने एडिशनली। चलें, फिर हमने कहा जेठालाल लिमिटेड ग्रांटेड लोन। सर ये लोन तो बैलेंस शीट आइटम होता है ना? हाँ सर, इंटरेस्ट एक्सपेंस का पंगा है यहाँ पे। तो आप मुझे बताएं 1 मिलियन के ऊपर 12% इंटू सर ये जो 50,000 है ये यहां से भी हट जाएगा, ये यहां से भी हट जाएगा। सही है? तो हमने कहा ये हो गई आपके पास इंटरेस्ट की वर्किंग, ये दोनों हिसाब किताब सही हो गए। चलें, हमने कहा सर इसके बाद हम आ जाएं यहां पे, ये लोन की वर्किंग के बाद ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, सब्सिडी ने बेचा है, ये सेलिंग प्राइस है। सर हमने पहले कहा अगर सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है ना, तो मैंने तो पहले सिंपली, और मैंने सिंपली ये भी जो मेरी सेल है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल समझ के उड़ा दिया पूरा। अच्छा, अब आगे अपने आप से सवाल करना है, क्या देखते हैं। 50% ऑफ द इन्वेंट्री स्टिल अनसोल्ड, तो यानी मैंने बोला यार ये तो मैंने ज्यादा चार्ज करा दिया, मतलब रिवर्स, तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से वापस से सीओजीएस को बढ़ा देंगे क्योंकि हमने पूरा रिवर्स कर दिया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि सर
इसका अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है? आप कह रहे हैं सर 5,000 से COGS को इंक्रीज कर देंगे, और ये ट्रांजैक्शन दी सब्सिडरी टू पेरेंट की। अच्छा जी, अब हमने कहा सर इसके बाद क्या कोई पेरेंट टू सब्सिडरी की ट्रांजैक्शन है? अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर पेरेंट एंटिटी सोल्ड इन्वेंट्री 1 लाख रुपए की एट अ मार्जिन ऑफ 15%, जबकि सारी इन्वेंट्री बिक चुकी है, तो क्या कोई प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होगी? और प्रेजेंटेशनल होगी, प्रेजेंटेशनल होगी। तो मुझे बताएं कि अब जब पेरेंट ने किसको बेचा है? सब्सिडरी को, तो सेल अमाउंट कितनी है? 1 लाख रुपीस। ये भी कम हो गया, बस यहीं पे, क्योंकि आपकी जो सेल्स है उसने पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करवा दी है और प्रॉफिट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर अब ये ऑल टुगेदर हम देखें तो अब हम बना सकते हैं कौन सा P&L? एडजस्टेड P&L। तो जल्दी से मुझे सेल्स बताते हैं कि इसमें से 50 माइनस करके 1 लाख माइनस करके। वेरी गुड एमन, कितना? 6529167। ये आपके पास आ गई एडजस्टेड सेल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी सेल होगी? ग्रुप के बाहर की। अच्छा, अब ये जो है इसमें से 50 माइनस करें, 5 ऐड करें, फिर 1 लाख माइनस करें। 264,1,667। सर यहां पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट बताना होगा। 3887500। वेरी गुड, ये आ गया जीपी। पर क्या आप मुझे बताएंगे क्या ये जीपी आपस के प्रॉफिट से पाक साफ है? कॉस्ट ऑफ सेल से भी और सेल से भी, ये ऑल टुगेदर ग्रुप के बाहर की कमाई है। चलें, मैंने कहा कि सर ग्रुप में मुझे कुछ एसेट्स महंगे पड़े थे, तो उस हिसाब से मेरी डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों मिलाओ इसमें 125। ओके जी, हमने कहा सर ये एक्सपेंस इंक्रीज आ गए, ये सेम रहा 98,750। अच्छा, अब ये कितना आ गया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस? 3534625। अच्छा, अब मेरे पास इसमें से अगर मैं 328750 में से 50,000 रुपए कटा दूं, 278750, और ये अदर इनकम में से 50,000, 402, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितने का जानी? 365,758, और इसमें हमने टैक्स माइनस किया तो ये आ गया 926677। ये आ गया सर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसोलिडेटेड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप के बाहर की चीजें। एग्रीड? चलें, अब आपसे एक सवाल, ताकि यहीं से ही आपकी थीम कनेक्ट हो जाए, ताकि आज एक सवाल होमवर्क के तौर पे आप कर सकें। इसके बाद मैं आपको बताऊं, पास पेपर भी कर सकते हैं, मतलब बस गेम ऑन हो गई है। खाली ये समझना है आपको कि प्रॉफिट की एलोकेशन कैसे होगी। मुझे आप लोग बताएंगे इसमें 273121 में कितनी कंपनीज का प्रॉफिट है। अच्छा, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने 100% टेंशन रखनी है। अगले 5 मिनट बड़े क्रूशल हैं, ताकि आप ये सीख लें एलोकेशन कैसे होती है। मुझे पता है कि इसके अंदर 2 प्रॉफिट्स हैं,
एक तो पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट है और सब्सिडरी की किताबों का प्रॉफिट है। अच्छा, अब एक चीज मैंने आपसे पूछनी है, ये जो 2731281 का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, इसके अंदर फड्डा किसके प्रॉफिट पे? सब्सिडरी के प्रॉफिट पे। तो हम थीम वही बनाते हैं कि मैं एनसीआई का हिस्सा निकाल लूं सब्सिडरी के प्रॉफिट से, बाकी किसको दे दूं? पेरेंट को। तो वो सबका सब खुद सही हो जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे एक एक सवाल, क्या इस कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ये 1826625 ऐड हुआ है या इसके 7 महीने? इसके 7 महीने। अभी पहले याद रखिएगा 1826625 हमने यहां पे लिख दिया 1826625। पहले इसके 7/12 करो। 10631। ये वो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट है जो यहां जमा हुआ है। पर मैं बताऊं ये 1065531 अनएडजस्टेड है। अभी आप इधर आए, यहां पहुंचे वापस से, आपको पता है कि जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो 2 कंपनीज का है, पर आप एडजस्टेड प्रॉफिट बोल रहे हैं। अभी आपने सेपरेट बुक्स को सिर्फ 7/12 किया, तो आप अभी इधर बैठे हुए अनएडजस्टेड पे। मैं आपको एक हिंट देता हूं सिखाने के लिए। वो कहता है सबसे पहले अनएडजस्टेड प्रॉफिट उठाओ, यहां पे लिख देते हैं अनएडजस्टेड प्रॉफिट किसका है? ये सब्सिडरी का। वो कहता है देखो इसके अंदर तुमने इसके प्रॉफिट से रिलेटेड कितनी इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स की हैं। मेरी बात पे फोकस करना, आगे जाके वरना कंफ्यूज हो गए। इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स, नॉट एडजस्टमेंट्स। कौन सी? जिसने प्रॉफिट को हिट किया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको यहां पे जवाब देना है, क्या ये जो 50,000 है, क्या ये इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट है या प्रेजेंटेशनल? हाँ, इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट ये है। अच्छा, मुझे बताओ ये वो वाला है ना जो सब्सिडी से पेरेंट को था। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं सब्सिडी की सेपरेट किताब को उठाऊं, उसके अंदर ये 5,000 का प्रॉफिट शामिल है, शामिल है, जो कि अब तक रियलाइज, पर मैंने वहां जाते जाते इसको हटा दिया था। तो मैं पैसों का बंटवारा इसको रख के करूं, हटा के करूं? हटा के करेंगे। तो मैंने यहां पे कहा, मैंने यहां से लेस किया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, हाँ जी, ऑन स्टॉक। पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा? जो सब्सिडी ने किसको बेचा है? पेरेंट को। क्या वो 1065531 में है? यस सर। आपने यहां से हटा दिया। एक बच्चा सोचा होगा सर जब आपने कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते हुए हटाया था तो यहां से भी क्यों हटा रहे हो? 2 बार नहीं हो रहा? नहीं नहीं नहीं, वहां पे हमने शुरुआत की थी अनएडजस्टेड से और वहां तक पहुंचते पहुंचते कंसोलिडेटेड एडजस्टेड बनाया है। अब मैं देख रहा हूं कि मैं पैसों का बंटवारा उतने भी करूंगा जितने जमा हुए हैं। तो मैंने आपसे पूछा सेपरेट बुक जमा हुआ है या उसका भी 7 महीने, और फिर उसका भी 7 महीने, उसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स के बाद। अब एक एक करके चलते हैं। मैंने कहा सर मुझे एक बात बताएं, ये जो पेरेंट टू सब्सिडरी है सेल्स, क्या उसका कोई प्रॉफिट का इंपैक्ट है या प्रेजेंटेशनल इंपैक्ट है? तो वो प्रॉफिट को तो हिट नहीं कर रहा, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन से ही कर रहा है। अच्छा, क्या ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पे है जो सब्सिडरी के थे? यस। क्या ये इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन उस ब्रांड पे है जो सब्सिडरी का था? क्या ये दोनों सेपरेट बुक्स के प्रॉफिट में बुक हुआ है? तो आपने जो ऊपर 7 मंथ्स का प्रॉफिट उठाया वो अनएडजस्टेड है, तो आप यहां पे लेस करेंगे इंक्रीमेंटल और इंक्रीमेंटल अमोर्टाइजेशन। 408 29। अच्छा, ये बताते हो जरा, ये जो इंटरेस्ट है 50,000 आपके करके भी दिखाया था मैंने पीछे कि उसको नहीं भी करो तब भी प्रॉफिट पे कोई फर्क, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन सही कर रहा है। तो आप मुझे एक बात बताएं,
क्या आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि इन सबको माइनस करूं तो मुझे वो पैसे मिल जाएंगे जो सब्सिडी के यहां जमा हुए हैं? कितना आता है? 1016781 या 2? 782 या 1? ओके जी, तो हमने कहा 1016781 की अमाउंट आ रही है आपके पास ऑल टुगेदर, वो प्रॉफिट जो सब्सिडी का यहां जमा हुआ है। सही है, तो हमने कहा सर ये तो यहां पे आ गया, ये वाला हिस्सा, ये है कौन सा प्रॉफिट? एडजस्टेड सब्सिडरी प्रॉफिट। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं, अगर मैं पेरेंट एंटिटी का प्रॉफिट आपसे पूछूं, पेरेंट एंटिटी का, तो वो 1714500 1714। अच्छा, इस 1714 को और 106 को प्लस करें प्लीज, इन दोनों को जो मैंने येलो हाईलाइट किए हैं, 1714500 और आ गया। अच्छा, तो पेरेंट एंटिटी की प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है। देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 1065531 पे एनसीआई को हिस्सा देता तो नाजायज होता, क्योंकि पैसे कम जमा हुए हैं और एनसीआई को हिस्सा, तो हम कह रहे हैं पैसों का बंटवारा उस पे करो जो पैसे जमा हुए हैं। अब मैं सिंपल एक काम करूं, इस प्रॉफिट में मुझे किसका हिस्सा देना है? एनसीआई का शेयर। तो मैंने सिंपल कहा 1016781 का कितना परसेंट, कितना आया? 203। ये आ गया एनसीआई का हिस्सा। बाकी सारे पैसे किसको दे दूं? उसमें पेरेंट का अपना और जो सब्सिडरी का बनता है वो खुद ब खुद आ जाएगा। तो मैंने कहा कि सर अगर हम इसमें से 2731281 में से ये माइनस करो, 1714 नहीं, ये नहीं आएगा ना, 2731281 से 2731281 माइनस 203356 25925। अच्छा, ये जो अमाउंट आई अभी बैलेंसिंग फिगर, ये जो अमाउंट आई अभी आपके पास बैलेंसिंग फिगर, क्या इसके अंदर पेरेंट का अपना पूरा और सब्सिडी का 80% ऑटोमेटिकली आ चुका है? वो भी सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। तो आपने मेहनत सिर्फ किसका हिस्सा निकालने की है? एनसीआई। और एनसीआई का हिस्सा निकालोगे ऐसे ही है सारी एडजस्टमेंट्स के बाद। और सारी एडजस्टमेंट्स या इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट होना अलग बात है, इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट होना। इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट का मतलब है वो एडजस्टमेंट जो किसी भी कंपनी के प्रॉफिट को हेड करे। एग्रीड? तो अब तक के कॉन्सेप्ट्स की ये रिप्रेजेंटेशन है। पहले एक मिनट, हाँ जी, तो वो उसमें से माइनस होता, पर करते ही नहीं ना, हम तो सिर्फ एनसीआई का शेयर निकाल रहे हैं ना, तो हम सब्सिडी का हिसाब किताब देख रहे हैं। भाई देखो इधर तुम बात बताओ जल्दी से, अगर पेरेंट सब्सिडी को गुड्स बेचता और उसमें कुछ अनरियलाइज होता तो वो किसका प्रॉफिट एडजस्ट होता? पेरेंट का। पर हम यहां पे कह रहे हैं कि आप सब्सिडी का प्रॉफिट निकालो, एनसीआई को हिस्सा दो, बाकी सब किसको दे दो, उसमें सब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट ऑलरेडी पार्ट यस टोटल में हुई हुई है, तो आप बैलेंसिंग फिगर उसको दे दें। क्लियर है जी? नहीं, डायरेक्ट तो कर सकते हैं पर आगे जाके कुछ चीजें हैं ना, हाँ, इसलिए हमने कहा कि भाई पहले ऐसे हिसाब किताब देख लेते हैं। क्लियर है भाई? पहले बताओ डिस्ट्रीब्यूशन समझ आती है? पक्की बात है। अनएडजस्टेड, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टेड, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है? यस, लाजमी लाजमी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीएनएल का सवाल है उसमें आप एडजस्टमेंट ना बताएं, क्योंकि मार्क्स ही इसके हैं। यस बिल्कुल। चलें जी, तो अब आज ऐसे प्रेजेंटेशन, बिल्कुल। अब देखो, अब दो तरीके की प्रेजेंटेशन, या तो पेपर में ऐसे प्रेजेंटेशन करो या तो ये बनाओ और साइड में वर्किंग करते रहो। तो आई थिंक ये ज्यादा इजी है कि आपका सारी प्रेजेंटेशन यहां पे दिख रही होती है। पर अगेन इफ यू वांट टू सॉल्व लाइक कि भाई आपने सारी जो है एक ही लाइन आइटम बताओ, ब्रैकेट में वर्किंग कर रहे हो, प्लस माइनस, तो वो भी अलाउड है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आज आपको
जो होमवर्क मिलेगा वो इसी पे बेस करेगा, और हो सकता है बैलेंस शीट और पीएनएल उसमें दोनों, तो वो देख लेते हैं हम। चलें जी, ओके। सर पेरेंट में कोई एडजस्टमेंट होंगी तो वो भी करेंगे उसके हिस्से में। हाँ, पर उसके हिस्से में हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम सब्सिडरी का हिस्सा निकाल के बाकी उसको दे देंगे, तो उसमें सब खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। सही है आफिया, क्लियर है? ओके भाई, यही है तरीका, जल्दी यही वाला है। सही है जी, ओके जी, थैंक यू।